जी, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आप अपनी तैयारी भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीडीपी यानी आप बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो होता है, उसका पेपर है, ये पेपर 2 है भाई। ये आपका जनवरी 2024 में जो पेपर हुआ था, उसका पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेट एम है ये आपका, एम जो सेट होता है, वो है यहाँ पर। तो सारे क्वेश्चन को देखेंगे भाई, ऑफिशियल आंसर की के साथ बताएंगे आपको आंसर्स। कोई भी आंसर आपके मन से नहीं बताया जाएगा। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? भाई लेव वाइगोस्की जो थे, उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास जो होता है बच्चे का, उसको सुगम बनाना है तो शिक्षक की क्या भूमिका होगी इसमें? पहला, छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, कि भाई छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान कर दीजिए। दूसरा, आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। तीसरा, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, कि भाई छात्र पूरी तरह से स्वतंत्र है, अपने आप सीखता रहे। चौथा आपका, केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। अब देखिए, सबसे पहले जो मैंने टैग वर्ड बताया ना कि पॉजिटिव नेगेटिव, जो केवल वर्ड है आपका, ये नेगेटिव टैग वर्ड होता है, इसको देखते ही काट देना है आपको। अगर नेगेटिव वे में पूछा होता तो हम भाई नेगेटिव वे में देखते, लेकिन हमको यहाँ क्वेश्चन क्या है, समर्थन करता है, भूमिका क्या है पॉजिटिव वे में। तो पॉजिटिव वे में तो हमको नेगेटिव चीज़ों को अनदेखा करना है, साइड करना है। तो नेगेटिव टैग वर्ड केवल है, ये बिल्कुल अलग कर देना। देखिए, टैग वर्ड की वीडियो हमने बना रखी है, आप देख सकते हैं चैनल पर जा करके। बहुत अच्छे से समझाया आपको, आप अच्छे से समझ पाएंगे कि टैग वर्ड क्या होते हैं, कैसे पहचानना है, क्या आपके नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, वो सब बता रखा है भाई। तो देखिए, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2, कि आलम्बन के साथ आलम के माध्यम से छात्र को सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करे, कि शिक्षक को क्या करना है, टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग। देखिए, यहाँ पर आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि आलम्बन क्या है ना, हिंदी में अगर नहीं, देखिए नए नए वर्ड ढूंढ के लाते हैं सीटेट वाले। आपको नहीं समझ आ रहा तो आप एक बार नजर इंग्लिश पर भी मार सकते हैं, कि इंग्लिश पर भी देखना है भी क्या है। देखिए, स्कैफोल्डिंग, लेवाइगोस्की ने की बात की थी स्कैफोल्डिंग की, लेवाइगोस्की ने करी थी भाई। तो यहाँ पर इसके फोल्डिंग देखते ही आपको आंसर लगा देना था, लेकिन आपने यहाँ पर क्या है, आलम्बन। अब थोड़ा सोचने में आ गया भाई आलम्बन क्या है। तो अगर किसी को पता होगा ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर को नहीं पता होगा। तो इसलिए आप इंग्लिश पर भी एक नज़र मार लीजिएगा, अगर नहीं समझ आ रहा तो आपको। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप देखिए, यहाँ पर नेगेटिव वे में पूछा है तो हमको नेगेटिव वे में आंसर देना है, नहीं पूछा है। पहला, किशोरावस्था एक सामाजिक संरचना है। दूसरा, किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। तीसरा, किशोरावस्था बचपन और वयस्कावस्था के बीच विकासात्मक संक्रमण है, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। चौथा, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपसे नहीं पूछा था, आपको गलत कथन चुनना है। ठीक है भाई, तो देखिए गलत कथन कौन सा है यहाँ पर, गलत कथन आपका चौथा ही है। कौन सा भाई? चौथा। क्या विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते, यहीं पर गलत हो गया, एक समान तरीके से, है ना, ये बिल्कुल गलत हो गया। कि भाई हर बच्चा एक समान तरीके से प्रवेश नहीं करता है ना, सभी की विकास की गति अलग अलग होती है, विकास की दर अलग अलग होती है। तो यही कथन आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता क्या है भाई? कोई बच्ची है सुजाता, वो नृत्य प्रतियोगिता हो रही है, तो उसमें केवल इसीलिए उत्सुकता से भाग ले रही है, केवल और केवल क्योंकि उसे नगद पुरस्कार जो मिलेगा उसको जीतने में उसको रुचि है। तो सुजाता क्या है? पहला, आंतरिक रूप से प्रेरित है। दूसरा, बाह्य रूप से प्रेरित है। तीसरा, महारत उन्मुख शिक्षार्थी है। या चौथा, असफलता परिहार शिक्षार्थी है। तो देखिए, सुजाता जो है वो बाहरी रूप से प्रेरित है। किससे भाई? बाहरी प्रेरणा से, बाहरी प्रेरणा मिल रही है उसको, बाहरी मोटिवेटेड है वो, है ना, एक्सटर्नली मोटिवेटेड है वो। किस लिए? क्योंकि उसको जो पुरस्कार मिलेगा उसको जीतने में रुचि है, ना कोई उसको नृत्य में रुचि है। उसको नृत्य केवल इसीलिए भाग ले रही है नृत्य प्रतियोगिता में कि उसको पुरस्कार मिल जाए। तो ये बाहरी रूप से प्रेरित हुई। ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को, भाई जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनको संबोधित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला, मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना। दूसरा, व्यक्तिगत भिन्नता को नजरअंदाज करना चाहिए। तीसरा, विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। या चौथा, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनन्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए।
तो देखिए भाई ऐसा भी नहीं है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए एक पाठ्यक्रम समान पाठ्यक्रम लागू कर दें, ऐसा भी नहीं है क्योंकि भाई बच्चे पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए आपके पाठ्यक्रम में क्योंकि बच्चे होते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बच्चे होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, ठीक है भाई? तो ऐसा नहीं करना है और दूसरा आपका असामान्य और एक प्रकार की नज़र कमी के रूप में स्वीकारना चाहिए, ये भी नहीं आपको कमी थोड़ी है भाई, व्यक्तिगत भिन्नता तो आपको विविधता के अवसर देती है, ठीक है? तो नज़रअंदाज भी नहीं करना है। बचा क्या? ऑप्शन नंबर 3 क्या? भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए कि जो मैंने बताया ना अभी कि जो विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताएँ होती है, एक विविधता के रूप में मानना चाहिए उनको, ठीक है भाई? ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जीन पियाजे से आ गया भैया आपका क्वेश्चन। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान क्या है? जीन पियाजे के अनुसार ज्ञान कैसा है? पहला, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। दूसरा, अंतःक्रिया के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। तीसरा, अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह-निर्मित होता है। चौथा, एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। अब देखिए भाई जीन पियाजे का क्या मानना था? जीन पियाजे के अनुसार ज्ञान का होता है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। जीन पियाजे ने क्या कहा था कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, खोजकर्ता होते हैं, निर्माणकर्ता होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है? और जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, अधिक जानकार अन्य लोगों के बातचीत से सह-निर्मित होता है, ये आपका लेव वाइगोस्की के अनुसार होता है ना? एमकेओ जो आपका पढ़ा होगा एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर दूसरे से। तो यहाँ पर जीन पियाजे के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 सही था भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए भाई। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन डैश डैश होता है। पहला गतिशील होता है, दूसरा वस्तुनिष्ठ होता है, तीसरा योगात्मक होता है या चौथा मानक संदर्भित होता है। तो देखिए भाई जो आपकी प्रोग्रेसिव क्लासरूम होते हैं, प्रगतिशील कक्षाएँ होती हैं, उसमें आपका जो आकलन होता है वो प्रगतिशील होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डायनामिक होना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए। एक तरह से शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होना चाहिए, सीसी का रूप होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, है ना? तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे निर्माण में स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? भाई ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो वातावरण से जानकारी प्राप्त हुई उसके अर्थ निर्माण में और जो उसकी स्मृति होती है उसको संग्रहित करने के लिए आवश्यक होती है? पहला ध्यान देना, दूसरा क्षय होना, तीसरा भूलना या चौथा पुनर्प्राप्ति। तो देखिए भाई यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ध्यान देना यानी अटेंशन। जो आपकी अटेंशन प्रक्रिया होती है, ध्यान देना होता है, इसमें क्या होता है कि जानकारी का प्राप्त करना, अर्थ निर्माण करना और स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है ध्यान देना। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 7 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता है? भाई ऐसा कौन सा प्रश्न है यहाँ पर जिनमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता पड़ेगी? वो क्वेश्चन बताना आपको। पहला, टू किल ए मॉकिंग बर्ड उपन्यास का कथानक क्या है? दूसरा, टू किल ए मॉकिंग बर्ड उपन्यास का विषय क्या है? तीसरा, टू किल ए मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? या चौथा, टू किल ए मॉकिंग बर्ड का नायक कौन है? अब देखिए इनमें से ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो विश्लेषण की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें? तो वो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है भाई? 8 का ऑप्शन नंबर 3 क्या कि टू किल ए मंकी बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? अब सब अपने अपने अलग अलग विचार देंगे, इसमें विश्लेषण की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि कथानक में क्या विश्लेषण की आवश्यकता है? विषय में क्या है? विषय ऐसे ही बता देंगे लोग, है ना? नायक कौन है इसका वो भी बता देंगे पढ़ के। एक ओपन एंडेड नहीं, ये आपके बंद मुक्त आंसर वाले हो गए, मुक्त आंसर नहीं है बंद वाले हो गए, ठीक है? तो ओपन एंडेड क्वेश्चन है क्या है? इसके लेखक में प्रतीकवाद का प्रयोग कैसे करते हैं? तो इसमें सब अपने अलग-अलग विचार प्रस्तुत करेंगे, विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए कथन कारण का क्वेश्चन नंबर 9 भाई। अभिकथन ए पढ़िए। अभिकथन ए क्या है? चलिए भाई, अभिकथन है शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। भाई शिक्षक हो जो हैं उनको निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह जो होते हैं उन पर चिंतन करना चाहिए। कारण आर सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी जो शिक्षण होता है उसका अर्थ होता है कि शिक्षक चिंतनशील हो। अब आपको सही विकल्प चुनना है भाई। पहला है ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा, ए और आर दोनों गलत हैं।
तो देखिए भाई 9 का आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा सही कि ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि शिक्षक को यही करना चाहिए कि वे निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण जो होता है उसका अर्थ यही होता है कि शिक्षक चिंतनशील हो। कैसा हो? शिक्षक चिंतनशील हो। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। 9 का आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे? कोहल वर्ग से क्वेश्चन है भाई। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। भाई जो कैरोल गिलिगन की आलोचना है उसका केंद्रीय तर्क क्या है? पहला, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। दूसरा, बच्चों की नैतिक क्षमताओं की अधिक आंकना। तीसरा, बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग। या चौथा, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ। तो देखिए कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन ने जो आलोचना की है उसका केंद्रीय तर्क है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या भाई? कि देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। कौन सा? देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 11 है भाई, अभिकथन है वास्तविक जीवन की संपूर्ण समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कि जो वास्तविक जीवन की समस्याएं होती हैं उनके मूर्त अनुभव होते हैं उनसे सीखने के लिए बच्चों को अधिगम की जानकारी प्राप्त होती है और कई रास्ते मिलते हैं। कारणार्थ विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। सही विकल्प चुने। पहला, ए और आर दोनों सही है और ए आर की व्याख्या करता है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा, ए और आर दोनों गलत हैं। तो देखिए भाई आपका यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 क्या ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपका आ गया अक्षमता से भाई अपठन सॉरी अपपठन है यहाँ पर भाई डिसलेक्सिया की बात हो रही है। अपपठन वैफल्य डिसलेक्सिया एक डैश डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। पहला, भावनात्मक या चित्र बनाने। दूसरा, तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने। तीसरा, शारीरिक साथियों के साथ सामाजिकरण। चौथा, संवेदी या शारीरिक गतिविधियों में समन्वय। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सा होगा भाई? ऑप्शन नंबर 2 होगा कि जो डिसलेक्सिया है एक न्यूरोलॉजिकल या तंत्रिकीय स्थिति है जो शिक्षार्थी की ध्वनियों को प्रतीकों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करती है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा क्योंकि डिसलेक्सिया क्या होती है आपकी? पठन वैफल्य होता है, पढ़ने में अक्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है अभी आपसे? एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पना और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। तो माध्यमिक स्कूल का शिक्षक है वो संकल्पना और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बना करके छात्रों को मदद करके उनको सार्थक सीखने में मदद कर रहा है, सार्थक सीखने में सक्षम बनाना चाह रहा है। तो निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? पहला ऑप्शन है आपका छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने। दूसरा, शिक्षार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करने को कहें। तीसरा, विद्यार्थियों को दीपक प्रतिक्रिया के अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें। या चौथा, छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। तो देखिए भाई आपका क्या है गतिविधि सबसे उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति आपको बतानी है तो वो होगी आपकी ऑप्शन नंबर 4। क्या होगी ऑप्शन नंबर 4? कि छात्रों को आप क्या करेंगे? छोटे छोटे समूहों में बांटेंगे और वर्तमान मुद्दे जो चल रहे हैं समाज में उन पर शोध करने को दें। उसके बाद अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे। भाई अपना अलग अलग समूह अपना अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करेगा कक्षा में। तो ये आपका उपयुक्त सबसे उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चे को तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? भाई ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें नैतिक विकास का जो तर्क होता है बच्चे का वो कानून की नैतिकता के आसपास घूमता है, इर्द गिर्द घूमता है? पहला, पूर्व पारंपरिक नैतिकता। दूसरा, पारंपरिक नैतिकता। तीसरा, विषम नैतिकता। या चौथा, स्वायत्त नैतिकता। तो देखिए भाई वो है आपका पारंपरिक नैतिकता। कौन सी भाई? कन्वेंशनल मोरालिटी। जो आपकी पारंपरिक नैतिकता होती है उसमें बच्चे का जो तर्क होता है वो कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। पढ़िए भाई 15वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से
कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? अब देखिए यहाँ पर नहीं पूछा कि नहीं कौन सा समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं होगा। पहला, विविध दृष्टिकोणों का समावेशन। दूसरा, उचित समावेशन का पालन। तीसरा, विभेदित निर्देश देना। या चौथा, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। तो देखिए यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्यों भाई? आपके प्रतिस्पर्धी नहीं करना है, एक तरह से आपको मार काट वाली प्रतियोगिता नहीं करानी है, ये आपका समावेशी शिक्षा का उदाहरण नहीं होता है। उसके विपरीत आपका विविध दृष्टिकोणों का समावेशन, उचित समावेशन का पालन, विभेदित निर्देश देना, ये आपके समावेशी कक्षा के उदाहरण होते हैं। लेकिन आपका प्रतिस्पर्धा, मार काट, ये आपका नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है भाई? रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि भाई जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है, आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, उसके कार्य की प्रगति को दर्शाते हुए एक पोर्टफोलियो होता है, वो एक प्रभावी प्रणाली होती है। क्यों होती है? पहला, वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। दूसरा, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। तीसरा, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। या चौथा, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। सही विकल्प का चयन करें भाई। पहला बी और सी, दूसरा ए डी, तीसरा ए बी सी, चौथा ए बी और डी। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ए बी और डी। कौन सा भाई? ए, वे मूल्यांकन के प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। बी आपका क्या है? वे छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। और डी क्या है आपका? वे छात्रों के अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17वां क्वेश्चन क्या है भाई आपका? निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? जो महारत लक्ष्य अभिविन्यास होता है उसका वर्णन कौन सा ऑप्शन है भाई? पहला, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। दूसरा, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। तीसरा, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना। या चौथा, अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। तो देखिए भाई यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कि किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। कौन सा भाई? कि कोई भी कार्य है उसके लिए अपनी कौशल, आपके जो कौशल हैं और आपकी जो समझ है उसको सुधारने पर ध्यान देंगे आप, तो वो महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, 17 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 18। पढ़िए भाई क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अधिक अच्छा वर्णन है? जो प्रगतिशील शिक्षा होती है उसमें शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, उसका सबसे अच्छा वर्णन क्या है? पहला ऑप्शन, शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। दूसरा, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यक पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। आलम्बन यानी स्कैफोल्डिंग, देखिए यहाँ पर दोबारा आ गया वही। ठीक है। तीसरा, शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। चौथा, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। क्या भाई? कि शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन यानी स्कैफोल्डिंग देता है। तो ये आपका सबसे अच्छा वर्णन है शिक्षक की भूमिका का। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? ये ऐसा प्रश्न है जो कि पाठ्य पुस्तक और मीडिया में विभिन्न जेंडरों का प्रतिनिधित्व कितना होता है और किस तरीके से किया जाता है, ये क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन पूछने पर किसको प्रोत्साहन मिलेगा? पहला, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। दूसरा, जेंडर स्थिरता को मजबूत करना। तीसरा, जेंडर पहचान को मजबूत करना। या चौथा, जेंडर भूमिका की नम्यता के हतोत्साहित करना। तो यहाँ पर सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1, क्या? कि जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। क्या होता है भाई? यहाँ पर जो बल मिलेगा वो मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा कि जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाने को। ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है भाई आपका, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थी को डैश डैश सीखने में सक्षम बनाती है। भाई जीन पियाजे के अनुसार पूछा है कि भाई जो चिन्हों के लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसकी क्षमता जो होती है, जैसे x को अज्ञात अंक के लिए मान लेते हैं, माना x, उसके पास x रुपए थे मान लिया, तो उसको जो क्षमता होती है मानने की उसके दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को क्या सीखने में सक्षम बनाती है, ये पूछा है। पहला,
मूल संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। दूसरा, मूल संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता। तीसरा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। चौथा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता। तो देखिए भाई, जो आपके जो ये क्षमता होती है मानने की, एक तो होती है, सबसे पहले आप ये जानिए किस एज में होती है। ये होती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि जीन पियाजे की आपकी चौथी स्टेज जो है, फॉर्मल जो ऑपरेशनल स्टेज है, उसमें होती है। ठीक है, और ये किसको सीखने में सक्षम बनाती है? ये बनाती है आपकी बीजगणित और गणना को सीखने में सक्षम। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। कौन सा भाई? 20 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होती है। एक तो ये समझ कि मान लीजिए उसके पास x रुपए थे, ये वाली जो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होती है, और साथ ही साथ ये विद्यार्थियों को बीजगणित और गणना सीखने में सक्षम बनाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 पढ़िए भाई। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। भाई आलोक कुछ व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंखों को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? भाई यहाँ पर जो आलोक कोई बच्चा है उसके लक्षण बताए गए हैं कि पढ़ते समय वो अजीब अजीब स्थिति से सर पकड़ता है, आंखों को बार बार मूंदता है, बंद करता है, रगड़ता है, आंखों में लाली सूजन आ जाती है, अक्षरों में पहचान में भ्रमित होता है। तो ये जो लक्षण है ये किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन दृष्टि संबंधित समस्याएं, दूसरा भाषा की समझ की समस्या, तीसरा स्वलीनता विकार, या चौथा संचार संबंधी विकार। तो देखिए ये हैं आपके दृष्टि संबंधी समस्याएं। इसलिए भाई दृश्य भाई देखने में समस्या हो रही है ना, उसको अक्षर पहचान भ्रमित हो रहा है, आंखों में लाली सूजन, आंखों बार बार मूंदता रगड़ता है, तो वो दृष्टि संबंधित समस्याएं हो गई। ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है भाई। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। अभिकथन ए पढ़िए भाई, क्या है? 22 है ये भाई आपका। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारणार्थ समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। अब देखिए यहाँ पर अभिकथन ए कारण आर है, सही विकल्प चुने। पहला, ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा, ए और आर दोनों गलत हैं। तो देखिए यहाँ पर 22 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है लेकिन आर जो है ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। 23 देखिए भाई, लेव वैगोस्की के अनुसार बच्चे डैश डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के डैश डैश हैं। भाई जो बच्चे होते हैं वो किसके साथ अंतःक्रिया करके अनुभव से लाभान्वित होते हैं और किन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके जो नॉलेजेबल क्षेत्र होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए भाई ZPD उसके विकास के क्षेत्र के पास होते हैं। क्या है ऑप्शन बताइए भाई? ऑप्शन आपका पहला, अधिक जानकार अन्य अंदर। दूसरा, अधिक जानकार अन्य बस बाहर। तीसरा, भौतिक वातावरण अंदर। चौथा, भौतिक वातावरण बस बाहर। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है भाई MKO की, मोर नॉलेजेबल अदर। मैंने बात की थी ना अभी थोड़ी देर पहले, तो मोर नॉलेजेबल अदर, बच्चे जो होते हैं वो किसके साथ अंतःक्रिया से अनुभव लाभान्वित होते हैं? मोर नॉलेजेबल अदर, यानी उनसे जो ज़्यादा नॉलेज वाले होते हैं। अब उसका सहपाठी भी हो सकता है, वो उसके माता पिता भी हो सकते हैं, उसके शिक्षक भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है भाई वो। ठीक है, तो मोर नॉलेजेबल अदर उसको क्या बोलते हैं? अधिक जानकार अन्य। ठीक है, तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर होगा पहला सही। कौन सा? ऑप्शन नंबर पहला सही होगा कि अधिक जानकार अन्य और जो उसके विकास के क्षेत्र के अंदर हैं, उनको कर पाते हैं जो उसके विकास के क्षेत्र के अंदर हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। मोर नॉलेजेबल अदर के साथ अंतःक्रिया करके लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके ZPD होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उनके कार्य विकास के क्षेत्र के अंदर होते हैं। भाई उनके तो करते हैं, उनके मान लीजिए बच्चे का जो ZPD होता है, मान लीजिए बच्चा यहाँ तक स्वयं कर पाता है और यहाँ तक जो मोर नॉलेजेबल अदर है MKO है उसका, उसके साथ यहाँ तक पहुँच पाता है ना। तो उसके जो मोर ZPD हुआ यही तो हुआ क्षेत्र, तो इसी के अंदर तो कर पाता है बच्चा उसके MKO के साथ भी, तो इस क्षेत्र के अंदर अंदर ही तो हुआ, तो ये आपका अंदर आएगा यहाँ पर। ठीक है, विकास के क्षेत्र के अंदर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए भाई। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से
कौन सी रणनीति छात्र को ध्यान केंद्रित करने में करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी कि भाई वो अच्छे से ध्यान दे पाए? कौन सी रणनीति होगी? पहला, छात्र को कक्षा में के दौरान बार-बार करने के लिए कार्य देना। दूसरा, छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना। तीसरा, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। या चौथा, माता-पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। तो देखिए आपको क्या करना है भाई, आपको करना है आपका कि जो उसका सेल्फ रेगुलेशन होता है, स्वनियम होते हैं और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। क्या भाई? छात्र को स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए टाइमर देना। जैसे गिविंग ए टाइमर टू स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 24 का ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 सॉरी 25 हाँ 25 है भाई ये। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। पढ़िए भाई 25 क्या है आपका? अभिकथन ए, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कि बच्चे वही समझते हैं कि उनको स्कूल से लगाव है और वो समझते हैं कि उनका होना स्कूल में एक मायने रखता है, उनकी भी भूमिका है स्कूल में होने से। ठीक है भाई। कारण आर, भावना सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो भावनाएं होती हैं आपकी वो सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कारण आर है। सही विकल्प चुने। पहला, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा, ए और आर दोनों गलत हैं। तो देखिए 25 का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों। चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखिए भाई 26 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? भाई जो संरचनावादी अधिगम होता है उसका मूल सिद्धांत कौन सा है? ये पूछा है। पहला, शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। दूसरा, अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। तीसरा, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। चौथा, अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद करना शामिल है। देखिए अधिगम निष्क्रिय प्रक्रिया थोड़ी है भाई, अधिगम तो एक एक्टिव प्रक्रिया है, सक्रिय प्रक्रिया है। तो ये तो आपका जवाब हो गया गलत। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 क्या? कि छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय, देखिए सक्रिय आ गया ना, सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए भाई। 27 क्या है आपका क्वेश्चन? अभिकथन ए और कारण आ रहे हैं यहाँ पर। अभिकथन ए को पढ़िए पहले। 27, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। देखिए एक तरह से स्कैफोल्डिंग का उदाहरण है। बच्चा नहीं कर पा रहा, थोड़ी मदद ज़्यादा दीजिए और जैसे ही वो अच्छे से अधिक कर पाता है तो उसको थोड़ी कम मदद की आवश्यकता पड़ेगी, कम स्कैफोल्डिंग देना है। कारणार, बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। कि बुद्धि होती है उसकी बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। ये कारण आर है। सही विकल्प चुने। पहला, ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा, ए और आर दोनों गलत हैं। तो देखिए भाई आपका यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर बुद्धि लब्धि और उससे लेना देना नहीं है। देखिए ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि बच्चा जैसे 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 कम सीखता है तो उसको ज़्यादा मदद की आवश्यकता होती है और थोड़ा ज़्यादा सीखता है उसको कम मदद की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कारण क्या है? बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। ये भी बात सही है कि बुद्धि सटीक रूप से मापी नहीं जा सकती है भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की यहाँ पर व्याख्या नहीं करता है। तो 27 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? जो समाजीकरण होता है आपका सोशलाइजेशन होता है उसकी प्रक्रिया होती है, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहला, ए यह एक रेखीय प्रक्रिया है। बी यह एक जटिल प्रक्रिया है। सी यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। या आपका डी ऑप्शन यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। पहला ऑप्शन है ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा बी सी डी, चौथा ए बी सी डी। अब बताइए यहाँ पर आपका जो सोशलाइजेशन की विशेषताएं होती हैं प्रक्रिया की वो कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बी सी और डी। ये आपका रेखीय प्रक्रिया नहीं होती है भाई, आपका बी जबकि जटिल प्रक्रिया होती है।
सी एक बहुआयामी प्रक्रिया है और विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। बी, सी, डी यहाँ पर बिल्कुल विशेषताएं हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए भाई, कथन और कारण का फिर से है। क्वेश्चन नंबर 29, अभिकथन ए, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण आर, विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। जो विकास होता है वह प्रकृति में निरंतर होता रहता है। ये कारण आर है। सही विकल्प चुने। पहला, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर व्याख्या नहीं करता है। तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा, ए और आर दोनों गलत हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा भाई, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं क्योंकि अभिकथन ए कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। सही बात है, बिल्कुल कोई निश्चित क्षण नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कारण आर, विकास प्रकृति में निरंतर होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। विकास जो होता है आपका वर्म टू टर्म चलता है भाई, जन्म से आपका मृत्यु तक चलता है। तो आपका ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है 29 का, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई। चलिए, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। वही जो प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक है वो छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय का विकास जो होता है उसको दृढ़ता से प्रभावित कैसे कर सकता है। पहला, सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षा रखना। दूसरा, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना। तीसरा, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। या चौथा, विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना। तो देखिए यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। क्या कि बच्चों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, कि रिवार्डिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स। जो बच्चों में स्वायत्तता होती है उसकी पहल को पुरस्कृत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बाकी यहाँ पर अपने अपने 3 जो विकल्प थे वो आपके नेगेटिव थे भाई, क्योंकि बस इसमें क्या है, सभी विद्यार्थियों की बहुत कम अपेक्षा रखना, ऐसा नहीं करना है। छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना, ये भी नहीं करना आपको। और विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीद रखना कि भाई कुछ ही छात्रों से आप उम्मीद रख रहे हैं, ये भी आपका गलत है। तो ये 3 आपके बिल्कुल गलत जवाब थे, गलत स्टेटमेंट थे। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ, इसीलिए तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।